नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट सासाराम में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो 4 अप्रैल को क्यूज हुआ था उसका जो क्वेश्चन था उसका डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी सीटेट की तैयारी करते होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। जो आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, उनको शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद जो बेल आइकन का घंटी होता है उसको दबा लेंगे ताकि जो भी अपलोड वीडियो हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा साधन है। भाषा साधन है। ऑप्शन फर्स्ट व्यक्तित्व के निर्माण का। ऑप्शन सेकंड सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का। ऑप्शन थर्ड है व्यक्ति की पहचान का। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो ध्यान में रखेंगे इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो भाषा होता है इससे व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। भाषा से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सामाजिक सांस्कृतिक की पहचानता भी होती है कि जो अपनी भाषा से कि तमिलनाडु के हैं, इनकी संस्कृति क्या है, ये भोजपुरी बोलते हैं तो बिहारी हैं, इससे पता चलता है कि किस समाज से हैं, इनकी संस्कृति क्या है। ठीक, और व्यक्ति की पहचान भी होती है। तो बिल्कुल भाषा साधन है किसका? व्यक्तित्व के निर्माण का भी है, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी है और व्यक्ति की पहचान का। मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि बालकों की भाषा सीखने में डैश तथा डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों की भाषा सीखने में क्या? विद्यालय, परिवार। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय परिवार, सेकंड है समाज परिवार, थर्ड है समाज विद्यालय और चौथा है परिवार एवं पड़ोसी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, बालकों की भाषा सीखने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका किसका पता है? समाज का होता है। बालक के भाषा सीखने में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका किसकी होगी? समाज की होगी, क्योंकि समाज के अंदर विद्यालय भी होंगे, परिवार भी होगा, पड़ोसी भी होगा। तो समाज ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल होगा समाज। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कि 2 और 3 में समाज दिया है, लेकिन समाज के बाद प्राथमिक इकाई क्या होगी? परिवार होती है। बच्चे पहले समाज से सीखते हैं, परिवार से भाषा सीखते हैं, लेकिन सबसे बड़े तौर पे समाज से सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। बालकों की भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा सीखने में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है जबकि प्राथमिक भूमिका परिवार की होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समाज एवं परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम हैं। शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया जिसको जॉन डेवी ने दिया है, इसमें त्रिआयामी में जो शिक्षण कार्य है ये त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें भूमिका शिक्षक की होती है, ठीक, छात्र की होती है और पाठ्य पुस्तक की होती है। 3 आयाम है। 3 आयाम में कौन कौन? शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक। शिक्षक होगा, पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? छात्र को पढ़ाएगा और एक आपके पाठ्य पुस्तक होते हैं। ठीक, तो शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम हैं। कौन कौन? शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका ऑप्शन फर्स्ट में दिया अध्यापक, छात्र एवं विषय वस्तु। ऑप्शन 2 में छात्र, विषय वस्तु एवं शिक्षण प्रक्रिया। थर्ड में छात्र, अध्यापक एवं शिक्षण प्रक्रिया और चौथा में अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया व विषय वस्तु। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अध्यापक होंगे, छात्र होंगे एवं विषय वस्तु होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है, 3 का 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसमें दिया नहीं है। कहां है भाई? बच्चों के अनुभव उनकी मातृभाषा में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। महत्व है कि बच्चों के जो अनुभव होंगे वो अपनी मातृभाषा में। ऑप्शन नंबर 2 भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए मातृभाषा, बिल्कुल मातृभाषा में करेंगे। यदि ज्ञान देंगे, बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनकी जो भाषाई कौशल होगा उसमें वो जल्दी सीखेंगे। भाषाई कौशल में निपुणता आएगी। ऑप्शन थर्ड देखेंगे, मातृभाषा में शिक्षण
शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होता है? बिल्कुल नहीं। मातृभाषा में जो शिक्षण होता है शिक्षण प्रक्रिया में बाधक नहीं होता है, संसाधन के रूप में कार्य करता है, सीखने में मदद करता है। इसलिए कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। तो मातृभाषा बाधक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होता है, जो कि नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण स्थापित करने में सहायक है। बिल्कुल, जो मातृभाषा होती है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण मतलब बातचीत करने में क्या होगी? सहायक होगी। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा। क्वेश्चन बोला कि महत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होता है। नहीं, बाधक नहीं होता, सहायक होता है, संसाधन के रूप में कार्य करता है। मातृभाषा का सिद्धांत पढ़े हैं कि बाबू को हमको किस भाषा में शिक्षण कार्य करनी है? उनकी मातृभाषा में। यदि मातृभाषा में करेंगे शिक्षण तो उनकी ये जो समझ विकसित होगी वो ज़्यादा होगी, अपनी भाषा का विकास तीव्र गति से तेजी से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय है। मातृभाषा बताएं, मातृभाषा किसे कहते हैं भाई? मातृभाषा का मतलब होता है मम्मी पापा की भाषा, हमारे परिवार की भाषा, हमारे आस पड़ोस की भाषा, हमारे मित्र की भाषा, क्या कहलाएगी? मातृभाषा। उसके अलावा जितनी सारी भाषाएं होंगी वो मानक भाषा कहलाती हैं। तो मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना। बिल्कुल सही है, बच्चे को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना, बिल्कुल मातृभाषा का मतलब ही है। दूसरा, बच्चे को उसकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना, ये भी सही है। प्राथमिक भाषा का मतलब मातृभाषा होता है, प्राथमिक भाषा का मतलब मातृभाषा, तो ये भी सही है। तीसरा, बच्चे को हिंदी भाषा में शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं, बच्चे को हिंदी भाषा में शिक्षा नहीं देना, बच्चे को इंग्लिश भाषा में शिक्षा नहीं देना, बच्चे को उर्दू में नहीं देना, भोजपुरी में नहीं देना, तमिल में नहीं देना। सीधी सी बात, बच्चे को किस भाषा में शिक्षा देना है? बच्चे को उनकी मातृभाषा में, मदर टंग में शिक्षा देनी है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 नंबर पे आएंगे, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन 4, 5 का आंसर 4 होगा, 1 और 2 दोनों, उनकी माता की भाषा में शिक्षा देना या उनकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है। भाषा शिक्षण प्रक्रिया में मतलब हम भाषा पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रिंट समृद्ध माहौल, समृद्ध भाषिक परिवेश। जितना ज्यादा अच्छा भाषिक परिवेश होगा उतना ही ज्यादा बच्चा भाषा को सीख पाएगा। बार बार क्लास में बताया गया है कि बच्चे को भाषा सिखानी है, परिवेश उस ढंग का बना दीजिए, ऑटोमेटिक वो भाषा सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, समृद्ध भाषिक परिवेश। दूसरा देखेंगे आगे ऑप्शन, विद्यालय में भाषा की कक्षा का आयोजन। यदि आप विद्यालय में भाषा की कक्षा का आयोजन करेंगे तो केवल विद्यालय तक ही सीमित है। विद्यालय में तो पढ़ेगा, औपचारिक शिक्षा तो करेगा, लेकिन घर पे जाएगा सीख पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। यदि बच्चे को इंग्लिश बोलना सीखना है, उसको विद्यालय में यदि इंग्लिश सीखता है, घर पे हिंदी लोग बोलते हैं, जल्दी इंग्लिश सीखेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि विद्यालय में भी सीखता है, माहौल है विद्यालय में भी इंग्लिश सीखने का, और घर पे भी जाता है तो लोग इंग्लिश बोलता है, उस घर पे भी माहौल है, मतलब उसकी जो आपकी परिवेश है, भाषिक परिवेश वो समृद्ध है, अच्छी है, और स्कूल में भी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं और विद्यालय घर पे भी इंग्लिश से बोलने वाले लोग हैं, मतलब उसका जो परिवेश अच्छा है वो भाषा जल्दी सीख पाएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर नहीं हो सकता। अध्यापक की भाषा निपुणता, अध्यापक यदि भाषा में निपुण है तो बालक से क्या मतलब? क्या घोर के पिला देगा क्या? बिल्कुल ये नहीं है। यदि हम भाषा में अच्छे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारे छात्र भी अच्छे होंगे, लेकिन भाषा सिखानी है तो उनका परिवेश उस ढंग से दे दीजिए, अच्छा परिवेश दे दीजिए, ऑटोमेटिक भाषा वो सीख पाएगा और अपने बातों का जितना अभिव्यक्त कर पाएगा उतना ही ज्यादा बच्चे का भाषा कौशल हो पाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 6 का 4 है, छात्र को भाषाई कौशलों से परिचित कराना। अरे भाषाई कौशल से परिचित तो करा चुके हैं कि भाषा के कौशल 4 हैं, सुबोपोली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये 4 कौशल से तो परिचित है, सुन भी ले रहा है, बोल भी रहा है। लेकिन यदि भाषा परिवेश अच्छा नहीं हुआ तो भाषा विकास हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। परिवेश अच्छा रहेगा तभी भाषा विकास हो पाएगा, यदि परिवेश अच्छा नहीं रहा भाषा विकास नहीं हो पाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, समृद्ध भाषा। समृद्ध का मतलब रिच, गुड, अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 7 पे।
भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है भाई? रचनात्मकता का विकास करना। ठीक, आगे है आत्माभिव्यक्ति। थर्ड है विषय वस्तु को समझने की योग्यता का विकास। और ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? तो रचनात्मकता का विकास उद्देश्य है। आत्माभिव्यक्ति मतलब अपने बातों को अभिव्यक्त करना, ये भी है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है और बच्चे में रचनात्मकता का विकास करना है, सृजनात्मकता का विकास करना है। यदि आप अच्छे शिक्षक हैं तो बच्चे में रचनात्मकता का विकास करेंगे, आप क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, सृजनात्मकता का विकास करेंगे। अपसारी चिंतन, कल भी बताया, अपसारी चिंतन, जिस बच्चे में रचनात्मकता का विकास होगा मतलब अपसारी चिंतन उसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अपसारी चिंतन पाया जाएगा, उसमें सृजनात्मकता का विकास। उसको बंद अंत वाले खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं, मुक्त अंत वाला प्रश्न। जो ज्यादा सोच पाएगा, एक समस्या का समाधान अनेक ढंग से कर पाएगा, अपसारी चिंतन पाया जाएगा, उसको सृजनात्मक बालक बोलेंगे, रचनात्मक बालक बोलेंगे। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 4, तीनों आपके उद्देश्य हैं। रचनात्मकता का विकास करना है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे जो अपने आत्माभिव्यक्ति है, अपनी बातों को कह सके, जान सके। भाषा तो उसे कहते हैं। भाषा कहेंगे किसे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, दूसरे की बातों को समझता है। भाषा वही ना है जी। तो भाषा का मतलब उद्देश्य है कि अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाए। दूसरा भी सही है। और विषय वस्तु को समझने की योग्यता का विकास हो रहा है, मतलब भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे में विषय वस्तु जो बुक्स हैं पढ़ रहा है उसकी भाषा को समझ सके। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी उद्देश्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना। अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पढ़ाना किसे कहेंगे? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है क्या? साक्षर्य का सिद्धांत है? चयन का सिद्धांत है? या अनुबंधन का सिद्धांत है? तो बिल्कुल ये चयन का सिद्धांत है। चयन का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 3, 8 का 3 होगा। चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत कहता है ये शिक्षक के लिए है कि कब किस शिक्षण पद्धति का चयन किया जाए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो एक अध्यापक द्वारा किसके लिए भाई? चयन का सिद्धांत किसके लिए है? पढ़ा चुके क्लास में, अध्यापक के लिए है। तो क्वेश्चन है अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना। तो क्लास में बता चुके हैं चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत किसके लिए है? अध्यापक के लिए है कि कब किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं, कब उनको किस शिक्षण विधि की प्रयोग करनी है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं। तो ये शिक्षक के लिए है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर चीज में कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई तेज होता है, कोई उससे कमजोर होता है, मंद बुद्धि का होता है। किसी की रुचि कुछ और होगी, कोई मैथ पढ़ने में रुचि होगा लेगा, कोई हिंदी पढ़ने में रुचि लेंगे। मतलब विभिन्नताएं पाई जाएंगी, एक जैसे बालक नहीं होंगे। यदि एक माता पिता के जुड़वा बालक होंगे उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाएगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि दो बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, एक जैसे नहीं होते। साक्षर्य का सिद्धांत क्या है? साक्षर्य का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई भी शब्द बाबू के लिए शुरुआत में अमूर्त होता है, उसको सिखाने के लिए, शब्द सिखाने के लिए मूर्त वस्तु से संबंध जोड़ करके सिखाया जाए। अनुबंधन का सिद्धांत वही कहता है कि स्टार्टिंग पीरियड में सारे शब्द बच्चे के लिए अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब उसके बारे में नहीं जानता है, उसको बताने के लिए वस्तुओं को दिखाना पड़ता है। यदि वस्तु को मूर्त रूप से दिखा करके बताते हैं वह कहलाएगा साक्षर्य का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। चलिए, तो इसका 8 का आंसर होगा 3 नंबर, चयन का सिद्धांत। क्योंकि किसके लिए भाई? अध्यापक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पे। बीएफ स्किनर का संबंध किससे है? तो बीएफ स्किनर का संबंध लिखवा दिए हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। किसने दिया पुनर्बलन का सिद्धांत? रेनफोर्समेंट, तो बीएफ स्किनर ने दिया है। ठीक, पुनर्बलन का जब भी बाबू को पढ़ाएंगे रेनफोर्समेंट के द्वारा पुनर्बलित, शाबाश, वेरी गुड। गुड देते हैं कि नहीं देते हैं? जो छोटा बालक होता है जब भी पढ़ाते हैं अच्छा करता है तो उसको वेरी गुड देते हैं, गुड देते हैं, एक्सेलेंट देते हैं, वेल डन देते हैं,
ताकि उसको ये पुनर्बलित कर सकें, वो जो चीज़ सीखा है उसको और अच्छे ढंग से सीख सके। तो बीएफ स्किनर ने कहा है, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया हुआ है कि बच्चे को जब भी पढ़ाएंगे पुनर्बलित रेनफोर्समेंट के साथ पढ़ाएंगे। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि बाबू को किस भाषा में शिक्षण करना है भाई, मातृभाषा में करना है। बाल केंद्रित सिद्धांत क्या कहता है कि बालक को केंद्र में रख करके कोई भी कार्य करनी है। मतलब जो बाल केंद्रित सिद्धांत कहता है कि महत्वपूर्ण कौन होंगे, बालक होंगे, बालक के रुचि के अनुसार, बालक की आवश्यकता के अनुसार, बालक के आपको क्या बोलते हैं उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ानी है। ठीक, तो बीएफ स्किनर का संबंध किससे, पुनर्बलन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। अध्यापक को छात्रों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है। एक अध्यापक है जो छात्रों को पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग, चित्रों का प्रयोग करता है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, मतलब चित्रों का प्रयोग कर रहा है पढ़ाते वक्त, मतलब दिखा रहा है, मूर्त वस्तु को दिखा रहा है। जब मूर्त वस्तु को दिखा करके अमूर्त चीज को सिखाया जाए तो उसे हम बोलेंगे साहचर्य का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग, चित्रों का प्रयोग कर रहा है। यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं, लाल किला के बारे में पढ़ा रहे हैं, लाल किला आपके सामने क्लास में पढ़ा रहे हैं, अमूर्त होगी, नहीं दिखाई दे रहा, अमूर्त चीज है। लेकिन यदि हम फिगर के द्वारा उसको दिखा करके पढ़ाएंगे तो मतलब उस चीज को दिखा रहे हैं, मूर्त रूप से दिखा रहे हैं, मूर्त रूप से दिखा करके उस चीजों के बारे में बताएंगे, अमूर्त चीजें हैं उसके बारे में बताएंगे, तो वो कहलाएगा आपका साहचर्य का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद वही है ऑप्शन नंबर 2, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, मतलब बालों को केंद्र में रख करके। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत कहता है कि बाबू को एक क्रम में, जो बाबू होते हैं क्रम से उनका जो विकास होगा क्रम से होगा और एक अनुपात में होनी चाहिए। जो भाषा कौशल होंगे एक अनुपात में होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक अनुपात में। ये नहीं कि बाबू बोलना ज्यादा जानता है, पढ़ना भी जानता है लेकिन लिखना बिल्कुल नहीं जानता है, मतलब बाबू भाषा कौशल में निपुण नहीं है, भाषा कौशल नहीं जानता। भाषा कौशल का मतलब होता है एक अनुपात में होना चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों एक अनुपात में। तो बाल के अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत कहता है कि बाबू को ये सारी चीजें जो भाषा कौशल है एक अनुपात में सिखानी है। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। ठीक, चलिए इसका आंसर होगा 10 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साहचर्य का सिद्धांत। बिल्कुल आप 10 क्वेश्चन समझ गए होंगे जहां तक हमको लगता है। ठीक, लास्ट में एक बार फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता है। धन्यवाद।